कहते हैं रात के सफ़र में कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जो हमें वहां ले जाते हैं जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। कहते हैं कुछ साए ऐसे भी होते हैं जो हमें देख रहे होते हैं, हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं और हमें खबर तक नहीं होती। इस लड़की ने भी कभी सोचा न था कि एक मामूली सा ऑटो का सफ़र उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाएगा। यह कहानी भी रात में सफ़र करने वाली नूर की है, जिसकी जिंदगी में अनोखे मोड़ आने वाले थे। 3 जिनजादों के हमराही में सफ़र करने वाली वह लड़की बहुत से राजों से पर्दा उठाने वाली थी। शहर की सड़कें सुनसान और खंडहर जैसी लग रही थीं। आसमान पर बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे अभी बरस पड़ेंगे। लाल रंग की स्कार्फ में लिपटी नूर की आंखों में खौफ छुपा हुआ था, मगर वह खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। वह एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। उसकी मां की तबीयत आज अचानक खराब हो गई थी। उसकी छोटी बहन ने उसे कॉल की थी कि बाजी जल्दी से घर आ जाओ, अम्मा को अस्पताल लेकर जाना है। इसी वजह से ही वह रात के 11 बजे कॉल सेंटर से बाहर निकली। रमीज ने उसे ऑफर की थी कि मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूं, मगर उसने इनकार कर दिया। थोड़े ही फासले पर एक ऑटो वाले बूढ़े अंकल खड़े थे। वह उनके पास जाकर खड़ी हुई। अंकल, क्या आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर देंगे? उसने उन्हें एड्रेस बताया तो वह थोड़े से घबरा गए और कहने लगे कि बेटा, मैं इस वक्त रिक्शा नहीं चलाता। अंकल, बहुत मजबूरी है। देखें, मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, अगर उन्हें अस्पताल न लेकर गए तो कुछ भी हो सकता है। उसने अंकल की मिन्नतें की। उसका कॉल सेंटर इस कदर वीरान इलाके में था और वह सड़क भी बहुत खौफनाक थी। रात 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक वह वहां पर काम करती थी और फिर 8 बजे अपनी दोस्तों के साथ ही वापस आती थी। आज से पहले उसने कभी भी तन्हा सफर नहीं किया था, लेकिन आज उसकी दोस्त मारिया भी छुट्टी पर थी, जिसकी वजह से उसकी मजबूरी थी। वह इस ऑटो वाले अंकल को बहुत पहले से जानती थी। अक्सर ही उनके साथ आना जाना भी लगा रहता था। इसी वजह से उसने उन पर एतबार करना बेहतर समझा। बेटा, रात बहुत हो गई है मेरी, मानो तो सुबह तक का इंतजार कर लो। नहीं अंकल, मैं अपनी अम्मी को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती हूं। उनको सच में मेरी बहुत जरूरत है। आप प्लीज मेरी मदद करें। वह उसकी मिन्नतें कर रही थी जब उसे खूबसूरत मर्दाना आवाज सुनाई थी। उसे यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसके कानों में रस घोल दिया हो। निगाहें उठाकर देखा तो फिर नजर पलटना ही भूल गई। वहां पर शहजादों जैसी शान रखने वाला एक खूबसूरत सा नौजवान खड़ा था, जिसका चेहरा चांद की चांदनी में चमक रहा था। खूबसूरत नैन नक्श 6 फुट से निकलता हुआ कद, वह कोई शहजादा ही मालूम होता था। नूर ने उसे देखा तो देखती ही रह गई। उसकी आवाज सुनकर वह दोबारा से होश की दुनिया में आई। मैडम साहिबा, अगर आप कहें तो मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देता हूं। हां बेटा, तुम इसके साथ चली जाओ। इस बूढ़े आदमी ने जल्दी से जान छुड़ाई और वहां से साइड पर हो गया था, क्योंकि वह इस सड़क के बारे में अच्छी तरह से जानता था कि जो भी रात के वक्त वहां से गुजरता है वह जिंदा नहीं बचता है। वह सड़क असीब सजा थी। जो भी गाड़ी वहां से जाती थी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता था, मगर यह बात बूढ़े आदमी ने उन लोगों को नहीं बताई थी। नूर ने हिचकिचाते हुए उसे अपने घर के एड्रेस के बारे में बताया। वह बहुत ही गौर से नूर की बातें सुन रहा था, यूं जैसे उसके लिए उससे बढ़कर और कोई जरूरी काम ही न हो। और फिर तेजी से उसने गर्दन हिलाते हुए बोला कि जी, मैं इस जगह को जाना चाहता हूं। यहां पर मेरी दूर की खाला भी रहती है। मैं आपको खैरियत के साथ पहुंचा दूंगा, फिक्र मत करें। वह यह सुनकर रिलैक्स हो गई थी, मगर फिर उसकी ठाठ बांट और उसकी खूबसूरती देखकर वह शक में मुबतला हो गई थी। आखिर इस कदर जबरदस्त पर्सनैलिटी का इंसान छोटी मोटी नौकरी कैसे कर सकता है? चलें फिर चलते हैं। सुनिए, आप कितना किराया लेंगे? नूर ने उससे सवाल किया। जितना आपको मुनासिब लगे, बस आप दे दें, उस नौजवान ने नजरें झुकाते हुए कहा। वह पहला इंसान था जो किराए के मामले में उससे बहस नहीं कर रहा था। यह सुनकर भी उसको हैरत हुई। वह शक में मुबतला उसके ऑटो की तरफ बढ़ गई। उसका ऑटो बाकी ऑटोस की निस्बत न सिर्फ बहुत बड़ा था, बल्कि वहां पर काफी लोगों के बैठने की जगह भी थी। वह खामोशी से पिछली सीट पर जाकर बैठी। रात के साए गहरे होते जा रहे थे और उसके साथ साथ उसका दिल भी डूबता जा रहा था। वह बेचैनी से अपने हाथ मसल रही थी। वह नोजबान फ्रंट मिरर में उसकी बेचैनी नोट कर रहा था। बोले, बगैर न रह सका। आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है।
मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बाखैर व आफियत आपके घर के दरवाजे के सामने उतारूंगा। वह उसे यकीन दिलाते हुए बोला। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसने सड़क के बीच जाकर अपना रिक्शा रोक दिया। क्या हुआ है? सब ठीक तो है? उसने कांपती हुई आवाज में सवाल किया, मगर वह उसके सवाल का जवाब दिए बगैर ही वहां से बाहर निकल गया। हमारी दुनिया के कुछ लोग हमें मिल गए थे, बस उनको ही रास्ते से हटा रहा था। उनको बता रहा था कि आपको नुकसान पहुंचाने की इजाजत किसी को भी नहीं दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी दुनिया कौन सी है? चलें, आप इन बातों को छोड़ें और मुझे यह बताएं कि आप वहां पर कितने अरसे से काम कर रही हैं। फरहाद ने उसकी बात टाल दी थी, जबकि वह अभी तक उसकी पिछली ही बात में फंसी हुई थी कि दूसरी दुनिया का क्या मतलब हो सकता है। अचानक ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने रिक्शे की छत के ऊपर छलांग मारी हो। वह बुरी तरह से घबरा गई और ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। फरहाद की आंखें भी एकदम लाल अंगारा हो गई थीं, मगर वह इस कदर डरी हुई थी कि उसने किसी चीज की तरफ भी गौर नहीं किया था। एक बच्चा अचानक ही रिक्शे के साथ ही आकर खड़ा हो गया और पुरजोश अंदाज में कहने लगा, चाचू, तुमने ये इंसानों वाला खिलौना कहां से लिया है? मुझे भी इसमें बिठाकर अपने साथ लेकर जाओ। वह 5 साल का कोई छोटा सा बच्चा था जिसकी आंखें नीले रंग की थीं। उसने सफेद रंग का जोड़ा पहन रखा था। चेहरे पर सदा की मासूमियत थी। यहां से जाओ शरारती बच्चे, मैडम साहिबा को परेशान मत करो। मगर मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा और मेरे साथ भैया भी हैं, हम दोनों आपके साथ चलेंगे। पहले तो वह उनकी बातें सुनकर परेशान हो रही थी और फिर उनकी हरकतें देखकर का एक छोटा सा बच्चा उसके साथ ही आकर बैठ गया था और उसके बराबर में 15 साल का एक नौजवान बच्चा बैठा हुआ था। मैडम साहिबा, आपसे मुआफी चाहता हूं, ये मेरे भतीजे हैं, ये भी हमारे साथ ही चलेंगे। मैं इनको रास्ते में ही उतार दूंगा। रात के इस पहर ये लोग यहां पर क्या कर रहे थे? उसने पूछा। हम रात के वक्त ही बाहर निकलते हैं, इस बच्चे ने आंखें टिमटिमाते हुए कहा। वो आबादी में दाखिल हुए उनका ऑटो स्ट्रीट लाइट के नीचे आकर रुका था। उसने देखा कि उसका साया नजर आ रहा था, जबकि बाकी तीनों का साया ही नहीं था। उसने जानबूझकर फरहाद को रिक्शे से उतारा ताकि सड़क पर उसके साये को देख सके, मगर ये क्या, वो तो साये के बिना था। उसका दिल फिर से कांपने लगा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं किन लोगों में फंस गई हूं? ये तो इंसान नहीं लग रहे हैं, ये तो कोई और ही मखलूक है। उसके दिमाग में हजारों तरह के सवालात चल रहे थे। उस वक्त उसे अपनी मां की फिक्र भी भूल गई थी। उसे सिर्फ ये पता था कि वो एक ऑटो में 3 जिनजादों के साथ मौजूद है और वो जिनजादे उसके साथ जैसा चाहे वैसा सुलूक कर सकते हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मजीद कसर इस छोटे से बच्चे ने पूरी कर दी थी। वो अब अपना सर पकड़ते हुए कह रहा था कि मुझे यहां पर मजा नहीं आ रहा है, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। फरहाद ने उसे रोकना चाहा, मगर वो बच्चा वहां से गायब हो गया। उसने एक जोरदार चीख मारी और आंखों पर हाथ रखकर चिल्लाना शुरू कर दिया, चाचू, इसको खामोश करवाएं, मेरे सर में दर्द होने लगा है। 15 साल की इस बच्चे की आंखें यकदम की लाल हो गई थीं। वो उनको देखकर मजीद खौफजदा हो गई। फरहाद, जो कि खुद भी जिनजादा था और सरदार का बेटा था, उनको डांटते हुए कहने लगा कि अभी और इसी वक्त यहां से चले जाओ, तुम लोग मैडम साहिबा को परेशान कर रहे हो। वो दोनों बच्चे वहां से गायब हो गए थे। अब उस ऑटो में सिर्फ फरहाद और नूर ही बैठे हुए थे। वो सहमी हुई शेरनी मालूम हो रही थी और भीगी हुई नजरों से फरहाद को देख रही थी। फरहाद ने अपने आप को उन निगाहों में डूबता हुआ पाया। उसके हुस्न का तो वो पहले से ही दीवाना था, अब वो उसकी आंखों का भी आशिक बन गया था। आखिर कोई आदमजादी इस कदर प्यारी कैसे हो सकती है? उसने बेसाख्ता सोचा था। उसने बहुत सी औरतें देखी थीं और बहुत सी जिनजादियों के हुस्न को भी सराहा था, मगर आज तक इस कदर पाकीज़ा और खूबसूरत पसंद देखने को नहीं मिला था। बिलाशुबा वो कोई हूर मालूम होती थी, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तुम लोग कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? उसने कांपती हुई आवाज और धड़कते हुए दिल के साथ कहा। वो बच्चा दोबारा से अचानक ही रिक्शे में जाहिर हो गया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, मेरा नाम जिनजादा फरहान है, आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? उसने आंखें बंद कर ली थीं और छोटे बच्चों की तरह रो रही थी। प्लीज प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, प्लीज यहां से चले जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है।
वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। फरहाद ने अब की बार फरहान को घूरा तो वो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहने लगा, ये इंसान हम लोगों से इतना डरते क्यों हैं? हम तो इन लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाते। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। फरहाद ने उसे डांट कर वहां से भगा दिया। खुद वो नूर के करीब ही जाकर खड़ा हो गया था। देखो मैडम साहिबा, तुम्हें डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं, तो प्लीज मुझे फिर यहां से वापस जाने दो। मैं आपको आपके घर ही लेकर जा रहा हूं। तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका था? जब वो बूढ़ा आदमी मेरी मदद कर रहा था तो तुमने मुझे वहां से जाने क्यों नहीं दिया? तुम क्यों उन जिन जादों के साथ वहां पर चले आए? वो रोते हुए उससे शिकायत कर रही थी। मैडम साहिबा, वो सड़क बहुत ही खतरनाक है और वहां पर जिन्नात बसते हैं। हम तो मुसलमान और अच्छे जिन हैं, लेकिन वो बहुत ही बुरे जिन होते हैं। वो लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, जानबूझकर गाड़ियों का एक्सीडेंट करते हैं। आपने सुना होगा कि रात के वक्त उस सड़क से जो भी गाड़ी गुजरती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और जो भी बाइक गुजरती है वो सुबह टूटी हुई हालत में मिलती है और आदमी भी मर जाता है। तो ये सब कुछ वो जिन्नात ही करते हैं। अगर मैं आपको उस बूढ़े शख्स के साथ भेज देता तो जिन्नात आपको भी तकलीफ पहुंचाते। तुम भी तो जिन हो, तुम मुझे तकलीफ क्यों नहीं पहुंचा रहे हो? वो अब सहमी हुई नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोली थी, आपको तकलीफ पहुंचाने से अच्छा है कि मैं अपनी जान ले लूं। वो अपने सीने पर हाथ रखकर दिलफरेब अंदाज में बोला और जरा सा आगे झुकते हुए कहने लगा कि आपने मेरे दिल में घर कर लिया है। जब से आपको देखा है आपका ही होकर रह गया हूं। शायद आपको याद नहीं होगा, और याद कैसे हो सकता है? कॉल सेंटर में आपका पहला दिन था। कॉल सेंटर से बाहर ही एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है। उस दिन मैं उस पेड़ पर आराम कर रहा था। मैं गहरी नींद सोया हुआ था जब आपने ऊंची ऊंची आवाज में बातें करना शुरू कर दी। शोर की आवाज सुनकर मैं उठ गया था। मैंने सोचा था कि आपको सबक सिखाऊंगा और डराकर वहां से भेज दूंगा, मगर जब मैंने आपकी मासूमियत देखी और आपको हंसता हुआ देखा तो मैं आपका दीवाना हो गया। उस दिन मुझे यूं लग रहा था जैसे मैंने दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मंजर देख लिया हो। मैंने उसी वक्त ही फैसला कर लिया था कि मैं आपको अपनाऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहूंगा। अक्सर ही मैं आपको देखने के लिए आता रहता था। कभी मैं खाकरोब की शक्ल में आता था तो कभी चाय वाले लड़के की शक्ल में आता था। आपका दीदार करता और वहां से चला जाता। नूर को याद आया कि अक्सर ही वो देखती थी कि चाय वाला लड़का उसको घूरता है। उसने ये बात अपनी दोस्त को भी बताई थी, मगर उसकी दोस्त ने तवज्जो नहीं दी थी और कहा था कि ये तुम्हारा वहम है। तो क्या वो इंसान नहीं था? वो एक जिनज़ादा था। अब सारी डोरें खुल रही थीं। मुझे अभी भी तुमसे डर लग रहा है। प्लीज मुझसे दूर हो जाओ। देखिए, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा, और जहां तक उन छोटे जिनजादों का सवाल है तो वह आपकी बहुत इज्जत करते हैं। वह आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फरहान तो मेरा भतीजा है, वह हद से ज्यादा शरारती है। आप उसे बहुत पसंद आ गई हैं। अब तो वह अक्सर ही आपके पास आता जाता रहेगा। नहीं नहीं, प्लीज उसको कहना कि वह मेरे पास मत आए। उसने जल्दी से कहा तो फरहाद खुलकर मुस्कुरा दिया। ठीक है, चलिए बैठिए। अब मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर देता हूं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक ऑटो में 3 जिनजादों के साथ सफर करूंगी। जब थोड़ा सा सफर मजीद कटा तो उसने धीमे से अंदाज में कहा, लेकिन फिलहाल तो आप सिर्फ एक ही जिनजादे के साथ बैठी हुई हैं, और ये जिनजादा डराने के बजाय आपसे डर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इस जिनजादे की कोई बात आपको बुरी लग जाए और आप मुझसे नाराज हो जाएं। मुझे लगता था कि सिर्फ इंसान ही फ्लर्ट करते हैं, लेकिन यहां पर तो जिन भी मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। सिर्फ आपके साथ ही कर रहा हूं, वरना किसी और के साथ जो कुछ करता वह सारी दुनिया देखती। उसने गहरे लहजे में कहा। उसकी आंखें फिर से चमकी थीं। तुम प्लीज अपनी आंखें मेरे सामने लाल न किया करो, मुझे तुमसे डर लगता है। मैडम साहिबा, हुक्म क्या करें? आपका हर हुक्म सर आंखों पर है। वह अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला। अचानक ही रिक्शा रुका। मैडम साहिबा, आपका घर आ गया है। इतना जल्दी? उसने बेसाख्ता कहा। जब वह वहां से उतरी थी तो उसकी टांगें कांप रही थीं। जिनजादे ने आगे बढ़कर उसको सहारा दिया और फिर दरवाजे से होता हुआ अंदर चला गया। वह दोनों दरवाजे से दूसरे पार हो गए थे। ये तुमने कैसे किया? मेरे पास जादू है। जिनजादे ने उसकी आंखों पर फूंक मारी तो वह धीमे से मुस्कुरा दी।
मुझे उम्मीद है कि दोबारा हम लोगों की मुलाकात नहीं होगी। आपकी यह उम्मीद बहुत जल्द टूट जाएगी और मुझे इस पर अफसोस भी होगा, क्योंकि अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। वह जब अंदर गए तो उसकी बहन परजोश अंदाज में कहने लगे, तुमने कौन से डॉक्टर को भेजा था यार? वह इतना खूबसूरत था कि मैं बता नहीं सकती। बहन की बात सुनकर वह हैरान रह गई। किसकी बात कर रही हो तुम बाजी? एक डॉक्टर आया था, उसने हमें बताया है कि आपने ने उसे भेजा है। वह किसी फरहाद का भी नाम ले रहा था। नूर के जहन में एक झमाका हुआ। तो यानी इस डॉक्टर को भेजने वाला वह जिनजादा ही था जिसने उसकी अम्मी का इलाज करवाया था। उसने दिल ही दिल में उस झिंजादे का शुक्रिया अदा किया। रात के वक्त वह अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसने करवट बदली कि उसका हाथ किसी मजबूत चीज से टकरा गया। वह जल्दी से अपनी जगह पर उठ बैठी और खौफजदा नजरों से दाईं जानिब देखने लगी। वह छोटा सा जिनजादा जो कि हद से ज्यादा शरारती था और जिसने उसको ऑटो में बहुत ज्यादा डराया था, वह टांग पर टांग रखकर लेटा हुआ था। उसको देखकर उसने एक जोरदार चीख मारी तो वह छोटा सा जिन ज्यादा घबरा गया। क्या कर रही हो बाजी? डरो नहीं, देखो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। वह अब अपने दोनों हाथ उठाते हुए मासूमियत से बोला, तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो। मैं तुमसे बातें करने के लिए यहां पर आया हूं। वादा करता हूं कि थोड़ी देर बाद यहां से चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे चाचू को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। वह उसको धमकी देते हुए बोली, मैं उनसे पूछकर यहां पर आया हूं। वैसे मैं तुम्हें ऑटो में डराना नहीं चाहता था, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था। उसने चोपड़ी मारकर बैठते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हें इस वक्त बहुत भूख लग रही है। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने को ले आता हूं। यह कहकर वह वहां से गायब हुआ। अगले ही लम्हे वह फिर से हाजिर हो गया था। वह सैकड़ों चीजें अपने साथ लाया था। यह सब क्या है? हम बातें करेंगे और ये खाएंगे तो मैं ये बहुत पसंद आएगा। यह हमारी खास खुराक है। उस छोटे से जिनजादे ने उसकी तरफ एक प्लेट बढ़ाई। वह खाना बहुत ही लजीज था। वह सोच रही थी कि वह उसको वहां से भेज देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। पूरी रात ही वह उससे बातें करती रही थी। सुबह जब फज्र की अजानें होने लगीं तो वह बच्चा जमाई लेते हुए कहने लगा, अब हमारे सोने का वक्त हो गया है, अब मैं घर जाकर सो जाऊंगा। तुमसे कल रात फिर से मिलने के लिए आऊंगा। यह कहकर वह वहां से गायब हो गया, जबकि वह खुद भी सो गई। अगले दिन वह लेट उठी थी। अभी भी उसका जहन यह बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि उसने एक ऑटो में 3 जिनजादों के साथ सफर किया था, जिसमें से एक जिनजादा तो उस पर फिदा हो गया था और उस पर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो चुका था। फरहाद ने उसे कहा था कि वह बहुत जल्द इंसान के रूप में उसके घर आएगा, उसका रिश्ता मांगेगा और उसे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। तब तो उसने इनकार कर दिया था और साफ साफ कह दिया था कि इंसान और जिन का कोई जोड़ नहीं है। मैं मिट्टी से बनी हुई हूं और तुम आग से बने हुए हो। अगर हम दोनों एक साथ हो गए तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। फरहाद ने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम उन चीजों के बारे में न सोचो, बल्कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें कभी भी मायूस नहीं करूंगा और देखना कि तुम बहुत जल्द मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाओगी। अब उसने कॉल सेंटर पर नौकरी करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि फरहाद ने उसे कुछ कीमती हीरे लाकर दिए थे। उसने एक हीरा बेचा तो उसे लाखों के हिसाब से पैसे मिले। कुछ पैसे उसने अपने बैंक में रख लिए थे, जबकि बाकी उसने अपने घर वालों के हवाले कर दिए थे और कह दिया था कि उसका प्राइस बॉन्ड निकला है। उसके भाई ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। उसके घर के हालात बहुत बेहतर हो गए थे। पहले वह बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। दिन के वक्त बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और रात के वक्त कॉल सेंटर में काम करती थी। नींद पूरी करने का भी वक्त नहीं मिलता था। मगर अब यह मसला भी हल हो गया था। उसकी जिंदगी सुकून में आ गई थी। वह छोटा सा जिनजादा अक्सर ही उसके घर में ही पाया जाता था। जब भी उसके घर में दूध खत्म होता तो उसकी अम्मी वावेला मचाती कि फ्रिज में से 2 किलो दूध किसने खत्म किया है, तो उसे पता चल जाता कि वही छोटा जिनजादा दूध पीकर चला गया है। वह झूठ मूठ का उसको डांट भी देती थी। वह शाम के वक्त किचन में खड़ी खाना बना रही थी। उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। उसके सर में भी शदीद दर्द हो रहा था। उसने अपनी बहन को कहा तो उसकी बहन ने साफ इनकार कर दिया कि भाई, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतने ज्यादा काम करूं, तुम अपने काम खुद किया करो। वह थोड़ी सी मायूस हो गई और किचन में आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ है? क्या आपको मेरी जरूरत है मैडम साहिबा? फरहाद, जो कि किचन में ही हाथ बांधकर खड़ा था,
अपनी मोहब्बत को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है और खाना भी नहीं। उसके बाकी अल्फाज मुंह में ही थे कि फरहाद ने चुटकी बजाई। उसी वक्त ही खाना बन गया। खाने की खुशबू न सिर्फ किचन में बल्कि बाहर भी फैल गई थी। 15 मिनट के बाद जब उसकी बहन बाहर आई तो उसके वजूद को हैरत का झटका लगा। इतनी जल्दी तुमने खाना कैसे बना लिया? बस मैं जो काम दिल लगाकर करती हूं वह जल्दी हो जाता है। उसने बाल हवा में लहराए और वहां से चली गई। अब वह उसे यह तो नहीं बता सकती थी कि यह सब कुछ उसके महबूब तरीन जिनजादे ने किया है। जो जिंदगी वह हमेशा से सोचती थी, आज उसे वह जिंदगी मिल रही थी। पिछले कुछ दिनों से वह काफी मसरूफ थी क्योंकि उसकी बहन को रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे थे। इस दौरान एक पार्टी आई। उन्होंने दोनों बहनों को ही पसंद कर लिया था, लेकिन उसका रिश्ता 2 दिनों के बाद ही टूट गया क्योंकि फरहाद ने उस आदमी को जाकर डराया था। वह आदमी इस हद तक डर गया था कि उसने नूर को कॉल करके कहा था कि मैं तुम्हें अपनी बहन समझता था, मैं तुम्हें अपनी बहन समझता हूं और मैं हमेशा ही तुम्हें अपनी बहन समझता रहूंगा। यह सुनकर वह बहुत ज्यादा हंसी थी क्योंकि वह जानती थी कि यह सब कुछ जिनजादे फरहाद ने उसे कहलवाया है। तुम आखिर कब तक इसी तरह से ही मेरे रिश्ते तोड़ते रहोगे? खुद कब मेरे लिए रिश्ता लाओगे? एक दिन वह उसके साथ छत पर बैठी हुई थी। उसने अपना सर फरहाद के कंधे पर रखा हुआ था। फरहाद कभी उसके बालों में उंगलियां फेरता तो कभी उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता। जैसे ही एक अच्छा वक्त आएगा मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ जाऊंगा, मेरा तुमसे वादा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, और अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फरहाद ने उसे एक अंगूठी दे रखी थी। जब भी वह उदास होती थी अंगूठी का रंग स्याह हो जाता था। जब वह गुस्सा होती थी तो लाल हो जाता था, और जब वह खुश होती थी तो अंगूठी का रंग सफेद हो जाता और वह चमकने लगती थी। वह अंगूठी उसे बहुत अजीज थी और अपने दिल के करीब भी थी। उन लोगों को छत पर बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फरहाद के दिल को कुछ हुआ। उसे अपने दिल में तकलीफ का एहसास होने लगा। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? उसको बेचैन देखकर नूर ने उससे सवाल किया। मुझे जाना होगा। मुझे लगता है कि मेरा खानदान इस वक्त मुश्किल में है। मेरे खानदान को मेरी जरूरत है। यह कहकर वह वहां से गायब हो गया। उसके जाने के बाद वह यकदम ही उदास हो गई थी। अब उसकी अंगूठी का रंग स्याही रहता था। एक दिन उसकी बहन ने अंगूठी देखी तो कहने लगी कि इसका पत्थर तो सफेद हुआ करता था, यह स्याह कैसे हो गया? जिसने मुझे दी थी उसने इसको स्याह बना दिया है। नूर ने फीके से अंदाज में कहा। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? कुछ भी नहीं, तुम कभी भी नहीं समझ पाओगी। यह कहकर वह वहां से उठकर चली गई थी। उसकी हालत भी बिगड़ती चली जा रही थी। आंखों के गर्द स्याह हल्के पड़े हुए थे, जबकि जिस्म भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। अब उसके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ था। गाड़ी थी, घर था, बंगला था, भाई का बहुत बड़ा कारोबार था, जेवरात भी थे, मगर उसके पास वह शख्स नहीं था जिसकी मदद से यह सब कुछ उसे मिला था। वह शख्स न जाने कहां पर चला गया था। दिन रात उसे उस जिनजादे की याद सताती रहती थी। वह समझ रही थी कि मोहब्बत करना बहुत ही आसान है। उसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि यह मोहब्बत उसकी जान का अजाब बन जाएगी। उसको कभी भी पहले किसी से इश्क नहीं हुआ था, और अब जब हुआ भी था तो एक ऐसी मखलूक से हुआ था जिसको पाना शायद ख्वाबों में ही लिखा हुआ था, वरना हकीकत में कभी भी जिन और इंसान एक नहीं हो सकते हैं। काफी अरसे के बाद वह वापस आ गया, मगर वह बहुत टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। बिखरे हुए बाल और खराब हुलिया। अब उस छोटे से जिनजादे में भी नूर के पास आना बंद कर दिया था। उसको लग रहा था जैसे वह उससे नाराज हो गए हों। मैं बड़ी मुश्किल से तुमसे मिलने के लिए आया हूं। मेरे कबीले वालों को पता चल गया है और उन्होंने मेरे बाप को धमकी दी है कि अगर मैं उन्हें तुमसे ताल्लुक खत्म न किया तो वह मेरे पूरे खानदान को तबाह व बर्बाद कर देंगे। नूर को लगा था कि जैसे किसी ने उसके सीने पर खंजर चला दिया हो। इसका क्या मतलब है? उसने डरते हुए सवाल किया। इसका मतलब यह है कि हम दोनों अब कभी भी नहीं मिल सकते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ यह बताने के लिए आया हूं कि मैंने तुमसे बेतहाशा मोहब्बत की थी। तुम्हारे अलावा कभी भी किसी को नहीं सोचा था और न ही किसी को अपने दिल में बसाया था। फरहाद कितनी तकलीफ में था यह बात सिर्फ वह खुद ही जानता था, और अब यही तकलीफ वह नूर के सुपुर्द करने के लिए भी आया था। मैं हमेशा ही तुम्हें चाहता रहूंगा और मुझे यकीन है कि मैं भी तुम्हारे दिल में जिंदा रहूंगा।
मैं तुम तीनों को कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। वह ऑन्टो और तुम तीनों जिनजात हमेशा ही मेरे दिल में बसते रहोगे। वह सफ़र मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा सफ़र था और तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा साथ था। यह कहकर वह खामोश हो गई। जिनजादा भी वहां से जा चुका था, हमेशा हमेशा कभी न वापस आने के लिए। कुछ ही अरसे के बाद नूर की घरवालों ने किसी और जगह पर शादी कर दी थी, मगर वह अपने शौहर में फरहाद का अक्स की तलाश करती रहती थी, मगर जानती थी कि अब उस जिनजादे को कभी भी नहीं देख पाएगी। अब उसकी यादों के सहारे ही उसको जीना होगा। वह तीनों जिनजादे जो उसकी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा बने थे, वह वहां से हमेशा हमेशा के लिए जा चुके थे। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में माशा अल्लाह जरूर लिखिए।